बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने मामा मामी के घर रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना के माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। सपना का इस गांव में अपने मामा मामी के सिवा और कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए सपना के मामा उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन मामी दयावंती वह बिल्कुल भी सपना को पसंद नहीं किया करती थी, इसलिए दयावंती का जितना भी बस चलता था उतना उसके ऊपर अत्याचार करती थी। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करवाती थी और उसके बाद अपने आगे का बचा कुचा खाना देती थी और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े। बेचारी सपना पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन दयावंती उसके इस सपने को भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वह उसे स्कूल नहीं जाने देती। बल्कि जब सपना के मामा काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं तो वह उससे बाजार में पर्स बिकवाना शुरू कर देती है और घर के सारे काम करने के साथ साथ बाजार में पर्स बेच कर आना और फिर दोबारा से काम करना, रूखा सूखा खाना खाना। इस वजह से सपना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह एक दिन पर्स बेचने नहीं जा पाती। तभी दयावंती सपना के रूम में आती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, ओहो, महारानी यहाँ पर आराम फरमा रही है। मुझे लगा आज तूने नाश्ता नहीं बनाया तो जल्दी पर्स बेचने चली गई होगी, लेकिन मनहूस यहाँ पर पैर पसार कर सो रही है। मैडम, क्या इरादा है? आज क्या काम नहीं करना, पूरे दिन आराम ही करना है। मैंने तुझसे क्या कहा था, मैं तुझे इस घर में सिर्फ उस वक्त रहने दूंगी तब तू मेरे घर के सारे काम करने के साथ साथ पर्स बेच बेच कर मुझे पैसे देगी। मैं तुझे मुफ्त में रोटी नहीं खिलाने वाली। कितनी महंगाई हो रही है, क्या मनहूस तुझे पता नहीं? मामी जी, मुझे सब याद है, लेकिन आप मेरी तरफ भी तो देखिए, मुझे कितनी तेज बुखार है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए ही तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और घर के काम नहीं कर पाई। जब मुझसे घर के काम नहीं हो रहे तो मैं गली गली जाकर पर्स कैसे बेच सकती हूँ? मामी जी, मुझे दवाई दे दीजिए। दवाई खाकर मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी और जैसे ही मुझे सुकून मिलेगा मैं पर्स बेचने चली जाऊंगी। आप चिंता ना करो। अच्छा, तो महारानी को बुखार आ रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। यह सब तेरे बहाने हैं, मैं तेरे इस ड्रामे में नहीं आऊंगी। अब चल, झाड़ू पोंछा करने के बाद मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट नाश्ता बना और उसके बाद पर्स बेचने चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। मार मार कर तेरी खाल उधेड़ लूंगी और उसके बाद तुझे इस घर से भी धक्के मार के निकाल दूंगी, क्योंकि तेरे मामा तो है नहीं यहाँ तेरी तरफदारी करने के लिए, तेरी साइड लेने के लिए। समझ रही है ना मनहूस? नहीं नहीं मामी जी, आप मुझे घर से मत निकालिए। माँ पिताजी के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब ठीक है, चल जल्दी से सारे काम कर और उसके बाद पर्स बेचने चले जाना। मनहूस को जब तक उसकी औकात याद न दिला दूं तब तक औकात में आती नहीं है। बेचारी सपना, उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मामी की बात मानने के। अगर वह मामी की बात नहीं मानती तो दयावंती उसकी पिटाई कर कर घर से धक्के मार के निकाल देती। इसलिए बेचारी सपना इतनी ज्यादा तबीयत खराब में, इतनी तेज बुखार में, भूखी प्यासी झाड़ू पोंछा करती है। उसके बाद दयावंती और उसकी बेटी सुनैना के लिए नाश्ता बनाती है और फिर इतनी तेज गर्मी में धूप में आवाज लगाकर पर्स बेचती है। सुंदर सुंदर पर्स ले लो, स्टाइलिश सुंदर कलर के पर्स ले लो, लाल हरे नीले पीले गुलाबी हर तरह के वैरायटी के पर्स ले लो। पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लो। आंटी दीदी देखो तो कितने ज्यादा सुंदर सुंदर पर्स हैं। सुंदर सुंदर पर्स ले लो, पर्स ले लो, पर्स पर्स ले लो, पर्स। सपना भूखी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तेज बुखार था, इसलिए वह आज गली गली जाकर पर्स नहीं बेच पाती, एक जगह बैठकर पर्स बेच रही थी। इसलिए सपना के पर्स ज्यादा नहीं बिक पाते, जो भी बिकते हैं वह उनके पैसे लेकर घर आ जाती है और अपनी मामी को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर दयावंती आग बबूला हो जाती है और सपना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री करम जली, सिर्फ 1000 रुपए ही, इतने कम पैसे क्यों लेकर आई है? रोज तो तू मुझे 2000 रुपए देती है, लेकिन वह भी मुझे कम लगते हैं और आज कल से भी कम। मुझे अच्छी तरह से पता है महारानी पर्स तो बेचने जाती नहीं है, सैर सपाटा करने जाती है। पर्स तो बेचे नहीं होंगे, बस घूम रही होगी, तभी तो इतने कम पैसे लेकर आई है। मामी जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रोज मैं गली गली जाकर जोर जोर से आवाज लगाकर पर्स बेचा करती थी, इसलिए ज्यादा पर्स बिक जाया करते थे। मैंने आपको सुबह ही तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत तेज बुखार भी था और कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए एक जगह बैठकर पर्स बेच रही थी, इसलिए इतनी कम कमाई हुई है। मामी जी, मुझे खाना दे दीजिए, भूख लगी है, उसके बाद मुझे दवाई भी खानी है। हाँ हाँ, मैंने तो 5 तरह के पकवान बना के रखे हैं ना कि महारानी आएगी काम कर कर, उसे भूख लगी होगी तो खाना खा लेगी। मनहूस, खाना कौन बनाता? तेरी मरी हुई माँ। तुझे अच्छी तरह से पता है, जब पर्स बेचकर तू आती है तो तू ही खाना बनाती है। हम दोनों माँ बेटी भी भूखे हैं, चल जल्दी से हमारे लिए खाना बना। और आज तुझे खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तूने कम पैसे दिए हैं, कल ज्यादा पैसे लेकर आएगी तो मिल जाएगा, अगर कल भी कम पैसे लेकर आई तो कल भी खाना नहीं मिलेगा। मामी जी, खाना दे दीजिए, बहुत नाम का काम किया है ना जो मैं तुझसे खुश होकर तुझे खाना दूंगी। मनहूस। ऐसा कहकर दयावंती वहाँ से चली जाती है। बेचारी सपना को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए किचन में खाना बनाने चली जाती है। उसे बहुत तेज बुखार था, फिर भी दयावंती और सुनैना को बेचारी के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और सपना बहुत मुश्किलों से खाना बनाकर दयावंती और सुनैना को दे देती है। सपना दूर खड़ी दोनों माँ बेटी को खाना खाते देखती रहती है और अपने आंसू बहाती रहती है, क्योंकि दयावंती आज सपना को अपने आगे का बचा कुचा खाना भी नहीं दे रही थी। इसी तरह रोज सपना के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पता है मेरी दोस्त एक मॉल में गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी है, मुझे पैसों की जरूरत है, शॉपिंग करके लेकर आऊंगी। वैसे भी मम्मी, पापा जो कमाई करके पैसे भेजते हैं वह तो सब पैसे हमारे बच ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे कमाने वाली मशीन है। बेचारी सपना, उसे घर के काम करवाने के साथ साथ इतनी गर्मी में पर्स भी बिकवाने भेजते हैं, बेचारी को कुछ भी नहीं देते। हमारे तो मजे हैं मजे। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तो बिल्कुल सही कह रही है, तभी तो मैंने उस मनहूस को अपने घर में रख रखा है, वरना कब का धक्के मार के निकाल देती। फ्री में नौकरानी मिल रही है, घर के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। हम दोनों तो पूरे दिन एसी में आराम करते रहते हैं और जो पैसे कमा कर लेकर आती है वह अलग। चल, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरे लिए भी शॉपिंग करके लेकर आना, ठीक है? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। कुछ समय बाद सपना अपनी मामी के पास आती है और कहती है, मामी जी, सुनैना दीदी को कुछ पैसे मेरी शॉपिंग करने के लिए भी दे देना, वह मेरे लिए भी एक सस्ती सी फ्रॉक लेकर आ जाएंगी और सस्ती सी चप्पल भी, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं है। बाहर धूप में जाती हूँ तो धूप से पैर जलते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है ना। मम्मी मम्मी, देखिए तो ये नौकरानी कैसे आकर कह रही है कि मैं इसके लिए शॉपिंग करके लेकर आऊं। 4 पैसे कमाती है ना तो धौंस दिखा रही है। मैं इसके लिए कोई शॉपिंग वॉपिंग करके नहीं लेकर आऊंगी, इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं इसके लिए शॉपिंग करके लेकर आऊं। जो मैं इसे देती हूँ वही इसके लिए काफी है, इसे अपने तरीके से समझा दीजिए। सुनैना की बातें सुनकर दयावंती सपना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और बेचारी सपना की बाल खींचकर कहती है, सुन करमजली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फालतू में खर्च करती रहूं। बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं अपना और अपनी बेटी के खर्चे पूरे करते रहूं। तो जैसे मनहूस के नहीं, जो भी है तेरे पास उसी में गुजारा कर। अगर तू पर्स बेचने जाती है, धूप में तेरे पैर जलते हैं तो छाँव छाँव में चल लिया कर, लेकिन मैं तुझे कोई चप्पल वप्पल नहीं दिलाऊंगी और ना ही कोई फ्रॉक। अगर बात समझ आ गई हो तो अब जा यहाँ से, मनहूस। ऐसा कहकर दयावंती सुनैना को सपना के ही कमाई के शॉपिंग करने के लिए पैसे दे देती है, लेकिन बेचारी सपना की शॉपिंग के लिए 500 रुपए भी नहीं देती। बेचारी सपना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करने के बाद पर्स बेचने चली जाती है और एक जगह बैठकर अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। मामी जी मुझसे गधों की तरह काम करवाती है और उसके बाद मैं बाहर इतनी गर्मी में पर्स भी बेचने जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, लेकिन फिर भी मामी मुझे एक सस्ती से फ्रॉक और सस्ते से चप्पल भी नहीं दिला रही। अपनी बेटी को शॉपिंग करने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए, देखिए मेरे पैर में कैसे छाले निकल रहे हैं, कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। मेरी सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप दोनों थे और आप दोनों भी चले गए। मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आया कि आप दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं यहाँ रहकर अकेली क्या करूँगी। मेरा स्कूल भी मुझसे छूट गया, मेरी पढ़ाई, सब कुछ भी नहीं बचा, रह गई सिर्फ अत्याचार सहन करने के लिए।
ऐसा कहकर सपना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी सपना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह सपना से कहती है, नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तेरी सुनने के लिए ही तो तेरी माँ स्वर्ग से यहाँ आई है। बच्चों की पुकार हमेशा माँ तक पहुँची जाती है। मुझे पता है तू बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तेरे ऊपर दयावंती बहुत अत्याचार करती है। मेरा भाई भी तो शहर रहता है, अगर वो यहाँ होता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। सपना मेरी प्यारी बच्ची, तू मुझे अपने 2 पर्स दिखा जिन्हें मैं जादुई सोने और चांदी के बना देती हूँ। माँ, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह लीजिए 2 पर्स। मगर माँ, जादुई सोने और चांदी के पर्स के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे? सपना मेरी प्यारी बिटिया, जादुई सोने के पर्स में जब भी तुम 1 रुपया डालोगी तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे, और जादुई चांदी के पर्स में जब तुम हाथ डालोगी तो तुम्हें एक ड्रेस मिलेगी जिसे पहनते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे सब जख्म ठीक हो जाएंगे। और सपना बेटा, तुम जादुई चांदी के पर्स से कोई एक भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उस जालिम औरत के घर वापस जाना चाहिए। माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सब दुख परेशानियों को चुटकियों में दूर कर दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मुझे जाना होगा और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में जिंदा। अब तुम जादुई सोने और चांदी की पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताना, हमेशा खुश रहना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर सपना की स्वर्गवासी माँ सपना को जादुई सोने और चांदी के 2 पर्स देकर अदृश्य हो जाती हैं। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक बहुत सुंदर ड्रेस मिलती है, जिसे पहनते ही वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सब जख्म दूर हो जाते हैं। वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स से कहती है, जादुई चांदी के पर्स, मैं मेरी मामी के घर वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और आपसे सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। आप मुझे एक सुंदर सा घर दे दीजिए जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सपना के इतना कहते ही जादुई चांदी का पर्स सपना को एक बहुत सुंदर घर दे देता है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने के पर्स के अंदर 1000 रुपए डालती है तो उसे 10,000 रुपए मिलते हैं और वह 10,000 रुपए से अपना पर्स का बिजनेस शुरू कर देती है। ऐसे ही करते करते जादुई सोने के पर्स की मदद से सपना एक दिन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। सपना को जो भी परेशान गरीब अनाथ नजर आता तो वह उसकी मदद भी क्या करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी मामी के घर जाती है और उन्हें 50,000 रुपए देते हुए कहती है, मामी जी, मैंने आपके पर्स वापस नहीं किए थे, यह लीजिए अपने पर्स और 50,000 रुपए भी। मैं 2 महीने से आपके घर वापस नहीं आई तो आपको तो नुकसान हुआ होगा। पर्स बेचकर भी आपको इतने पैसे नहीं मिलते जितने मैं आपको दे रही हूँ। अब हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, ठीक है? मेरा खुद का पर्स का एक बहुत बड़ा शोरूम है और मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है जो आपने छुड़वा दी थी। अब आपका घर, आपके पैसे, आपको मुबारक। ऐसा कहकर सपना वापस आ जाती है। सपना की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। तभी दयावंती सुनैना से कहती है, बेटा, हमारे घर की 2 टके की नौकरानी हमारे ऊपर भौंक कर गई है। आज इस मनहूस के पास आखिर क्या आ गया जो ये 2 महीने के अंदर अंदर इतनी ज्यादा अमीर हो गई, अपना शोरूम भी खोल लिया। बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन जो इसके पास है हमें इसे छीन लेना चाहिए। ऐसा कहकर दयावंती और सुनैना दोनों सपना के घर जाती हैं और उसके ऊपर नजर रखने लगती हैं। और कुछ ही समय में दयावंती को पता चल जाता है कि जादुई सोने के पर्स के अंदर अगर 1 रुपया डालते हैं तो 100 रुपए मिल जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई सोने का पर्स चुराकर घर लेकर आ जाती हैं। तभी सुनैना कहती है, मम्मी, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी जेवर हैं, हमें इस जादुई सोने के पर्स के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद हमें इसका 10 गुना मिलेगा। हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सुनैना की यह बात सुनकर दयावंती खुश हो जाती है और वह तिजोरी से सारे पैसे, सारे जेवर निकाल कर लेकर आती है और जैसे ही जादुई सोने के पर्स के अंदर डालती है तो वह सब सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं और बाहर निकलकर दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और दूसरों की भी
जिंदगियों में खुशियां लेकर आती है। सोनपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी चाची के साथ रहा करती थीं, क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से नैना और सुनैना अपने चाचा चाची के घर रहा करती थीं। नैना और सुनैना की चाची उर्मिला बहुत ही चतुर और चालाक थी। नैना और सुनैना के घर आ जाने के बाद उसने अपने घर की नौकरानी को निकाल दिया और दोनों बहनों से बिल्कुल नौकरानियों की तरह काम कराती थी। उर्मिला की भी एक बेटी थी आरती, जिससे उर्मिला बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन आरती आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, सरिता आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी के फंक्शन में सब येलो कलर का लहंगा पहनने वाले हैं, तो इसलिए मुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी टिक पाए। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी, ठीक है। आरती खुश होकर चली जाती है और कुछ समय बाद उर्मिला आरती को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना के और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो सरिता आंटी की बेटी की हल्दी के फंक्शन में लहंगा ही पहनकर जाना है। अगर कोई सस्ता सा लहंगा मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। हाँ, सरिता बहन की बेटी के हल्दी के फंक्शन में लहंगा ही पहनकर जाना है, मगर वहाँ तुम दोनों बहन नहीं जाओगी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे। और मैं मेरी बेटी के लिए ही लहंगा लेने जा रही हूँ, और मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े नहीं लेकर आऊंगी। फटे हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं उन्हें ही पहनकर गुजारा करना होगा। अब चल, मेरा दिमाग खराब मत कर। बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। चल मनहूस। ऐसा कहकर उर्मिला आरती को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी चाची हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती हैं, वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती हैं। अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती हैं। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा ना होती तो हम यहाँ पर कभी न रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो सरिता आंटी की बेटी के हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो कलर के सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर, मगर हमारी किस्मत कहाँ। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था लहंगा पहनकर जाने का, मगर हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर दोनों बहन रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद आरती वो ब्रांडेड लहंगा पहनकर हल्दी के फंक्शन में उर्मिला के साथ जा रही थी। तभी सुनैना कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं, पता नहीं कितना समय लग जाए। आप हम दोनों बहन को हमारे हिस्से का खाना तो देकर जाएं, वरना हम आपके आने तक भूखे रहेंगे। मम्मी जी, ये दोनों मनहूस लड़की हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों री सुनैना, अगर आज तुम दोनों बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खाया था, आज तो कुछ बचा नहीं। अब क्या करूं? मम्मी जी, आपने टॉमी के लिए जो कल की रोटी डाली थी वही इन दोनों मनहूस लड़कियों को दे दो। हाँ ये ठीक है। चल सुनैना, तू भी क्या याद रखेगी, टॉमी ने अभी वो रोटी नहीं खाई। तुम दोनों बहन उस रोटी को आधी आधी खा लेना। अब चल यहाँ से। ऐसा कहकर उर्मिला और आरती चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने के लिए दी। सुनैना बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने अपनी माँ से कहती है, माँ
आप देख रही हैं चाची हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं। हमसे घर का सारा काम कराती। आज तो चाची जी ने हद ही पार कर दी। उन्होंने हमें टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए दी। हम टॉमी की झूठी रोटी कैसे खा सकते हैं? चाची और आरती दीदी हल्दी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, नए नए तरह के पकवान खा रही होंगी, और हम टॉमी की झूठी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और आरती तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम सरिता बहन की बेटी के हल्दी के फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। हमारे पास येलो कलर का लहंगा है ही नहीं। आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं। हमारे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मुझे सब पता है। मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों बहनों को येलो कलर के जादुई 2 लहंगे देती हूँ। क्या माँ, आप हम दोनों बहनों को जादुई येलो कलर के 2 लहंगे दोगी? आप बहुत अच्छी हैं। माँ ही अपने बेटियों के दुख और तकलीफ को समझ सकती हैं। इस दुनिया में माँ की तरह अपनी बेटियों को कोई नहीं समझ सकता। नैना, सुनैना, एक बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हें जादुई येलो कलर के लहंगे दे तो रही हूँ, मगर ये लहंगे उर्मिला और आरती के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में जाओगी, लेकिन कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर नैना सुनैना समझ जाती हैं, और नैना सुनैना येलो कलर के जादुई लहंगे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, और जैसे ही उन्हें पहनती हैं तो दोनों बहन बिल्कुल बदल जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखती हैं। और दोनों बहन जादुई येलो कलर का लहंगा पहनकर खुशी खुशी हल्दी वाले फंक्शन में चली जाती हैं। वहां जाने के बाद हर किसी की नज़र नैना सुनैना पर ही रहती है। दोनों की बहुत ही तारीफ होती है, लेकिन कोई भी नैना सुनैना को पहचान नहीं पाता। मम्मी जी, पता नहीं वो दोनों लड़कियां कहाँ से आई थी। मैंने इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा खरीदा ताकि मैं अपनी फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिख सकता, मगर उन दोनों लड़कियों ने मेरी सारी मेहनत को पानी पानी कर दिया। आरती बेटा, मगर उन दोनों के लहंगे कितने ज्यादा चमक रहे थे। ऐसे लहंगे मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल की राजकुमारियां आई हों। मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल वैसे ही लहंगे चाहिए जैसे वो दोनों लड़कियां पहन कर आई थीं। कहीं से भी ला कर दो। उर्मिला और आरती की बातें नैना सुनैना सुन रही थी, और दोनों बहन बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी, दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं, वो राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही थी। नैना, गलती से भी ये बात चाची और आरती दीदी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना माँ ने क्या कहा था। हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं जादुई लहंगा पहनकर खाना मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर नैना चली जाती है और अपनी माँ का दिया हुआ जादुई येलो कलर का लहंगा पहनकर नए नए तरह के पकवान मांगती है, क्योंकि नैना सुनैना की माँ ने बताया था कि जादुई लहंगे से जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। नैना के सामने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। तभी कुछ समय बाद आरती वहाँ से गुजर रही थी, और तभी आरती नैना को वो लहंगा पहने देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि नैना सुनैना के पास जादुई लहंगे हैं, और हल्दी के फंक्शन में वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही थी। यह बात जाकर आरती अपनी माँ को बताती है। तभी उर्मिला कहती है, आरती बेटा, तू सच कह रही है? क्या दोनों मनहूस लड़कियों के पास जादुई लहंगे हैं? अब हमें उन दोनों मनहूस लड़कियों के पास से वो जादुई लहंगे चुरा लेने चाहिए, क्योंकि उन पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। जादुई लहंगे से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर
उर्मिला रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है तो अपनी बेटी के साथ मिलकर वह जादुई येलो लहंगे चुरा लेती है। जैसे ही आरती उस लहंगे को पहनती है तो आरती बहुत ही बदसूरत हो जाती है और उर्मिला भी बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, उर्मिला और आरती, तुम दोनों बहुत लालची और बुरे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए नहीं था। सिर्फ जादुई लहंगे अच्छे और नेक दिल लोगों के काम आते हैं। अब तुम्हारी बेटी और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहोगी। उर्मिला और आरती दोनों माँ बेटी बहुत रो रही थीं। तभी नैना और सुनैना दोनों की आंख खुल जाती हैं और वो बाहर आकर देखती हैं। चाची और आरती के पास जादुई लहंगे देखकर दोनों बहन हक्की बक्की रह जाती हैं। तभी सुनैना कहती है, चाची जी, ये जादुई लहंगे हम दोनों बहनों को हमारी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे और उन्होंने कहा था आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, मगर फिर भी आपको पता चल गया और आपने इन्हें चुरा लिए। इसका परिणाम आपको मिल गया। अब आप हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेंगी। हम नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो। नैना, सुनैना, मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूं, मुझे इस बात का दुख नहीं, लेकिन अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। हाँ नैना, सुनैना, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने घर की नौकरानी समझा, कभी तुम्हें अपनी कजिन नहीं माना, लेकिन अब तुम मेरी बिल्कुल सगी बहन जैसी हो। उर्मिला और आरती नैना सुनैना से जैसे ही माफ़ी मांगती हैं, वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही थी। तभी दोनों बिल्कुल पहले जैसी हो जाती हैं। तभी जादुई लहंगे से आवाज़ आती है, उर्मिला और आरती, तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी खोट नहीं है। अब तुम खुशी खुशी नैना सुनैना के साथ रह सकती हो। इतना कहते ही दोनों जादुई लहंगे गायब हो जाते हैं और जादुई लहंगे की मदद से नैना सुनैना को चाची का माँ जैसा प्यार मिल गया और आरती के रूप में एक अच्छी बहन। नैना सुनैना अब अपना बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रही थी।